Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2b, the growth of nationalism, the American War of Independence. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. क्यों देखना है पार्ट 1? क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर उस पार्ट में कंप्लीट है, सिर्फ एक पेज ही बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। और मुझे पता होता कि एक ही पेज बचा है तो मैं उसको पार्ट 1 में कंप्लीट कर देती, पर मेरा ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। बस ये ही लास्ट पेज है बच्चा जो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। चलो अब हम देखेंगे द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसने अपॉइंट किया जॉर्ज वॉशिंगटन को एज कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी। ठीक, कोई बात? तो जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसने अपॉइंट कर दिया जॉर्ज वॉशिंगटन को एज कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बन गए हैं कॉन्टिनेंटल आर्मी के कौन बेटा? जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉर स्टार्ट होता है 1775 में। वॉर कब स्टार्ट होता है? 1775 में। एंड बाय द फॉलोइंग समर द रिबेल्स वर वेजिंग फुल स्केल वॉर फॉर देयर इंडिपेंडेंस। और आने वाली गर्मियों तक फुल फ्लेजेड वे में वॉर स्टार्ट हो जाता है। काय के लिए? आज़ादी के लिए। वॉर वेज करने का मतलब होता है युद्ध लड़ना। ठीक है बात। फ्रांस फिर एंटर होता है वॉर में ऑन द साइड ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब अमेरिका की साइड से लड़ने कौन आ जाता है? फ्रांस। कब आता है ये? 1778 में। 1775 से हमने लड़ना स्टार्ट कर दिया था, फुल फ्लेजेड वे में हम लड़ रहे थे। 1778 में एंट्री होती है फ्रांस की। टर्निंग वॉट हैड एसेंशियली बीन अ सिविल वॉर इनटू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब सिविल वॉर तो नहीं कहना चाहिए इसको, अब क्यों कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सिविल वॉर एक कंट्री के बीच में होता है बच्चा, पर यहाँ पर तो आप कॉलोनी ज़रूर बोल रहे हो उसको, पर आप हो तो अलग अलग जगह, इंग्लैंड में है और अमेरिका एक पूरा ओशन क्रॉस करने के बाद है। पर ठीक है, ये अगर कॉलोनी समझ के उसको सिविल वॉर कह रहे हैं तो ठीक है। अब सिविल वॉर काय में कन्वर्ट हो गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। हमेशा ध्यान रखना, युद्ध जो होते हैं वॉर, वो दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, और सिविल वॉर एक ही कंट्री के बीच में होता है। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्थ पार्ट ईस्ट से लड़ने लगे, ईस्ट वेस्ट से लड़ने लगे किसी बात को लेकर, तो वो सिविल वॉर होगा। चलो, फ्रांस की एंट्री जैसी 1778 में होती है बच्चा, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मैटर बन जाता है। जून 1776 में जो रिवोल्यूशनरी वॉर होते हैं पूरे फुल स्विंग में होते हैं। जो मेजॉरिटी होती है कॉलोनिस्ट की वो फेवर में होती है कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए किससे? ब्रिटेन से। मतलब रिवोल्यूशनरी वॉर फुल स्विंग में 1776 में, और जितने भी कॉलोनिस्ट हैं वो भर भर के साथ दे रहे हैं सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस का। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का। सेकेंड इंटरनेशनल नहीं, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का, कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटेन से। 4 जुलाई को जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है वो वोट देती है और अडॉप्ट कर लेती है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्राफ्टेड बाय 5-man कमिटी इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन, जॉन एडम, बट रिटर्न मेनली बाय जेफरसन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना एक व्यक्ति के बस की बात हो सकती है, पर पूरा बनाना उसके बस की बात हो सकती है। लिखना मतलब ड्राफ्ट करना, सिर्फ लिखना, पर क्या क्या लिखना है इसके लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो बच्चा 4 जुलाई को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। बेसिकली उसमें 5 जो मैन थे, 5 मैन थे वो इन्वॉल्व थे, 5 आदमी थे इन्वॉल्व थे, फ्रैंकलिन, जॉन एडम। पर उसको लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ किसने किया? थॉमस जेफरसन ने। यहाँ पर सिर्फ 3 व्यक्तियों का नाम दिया है, किस किस का? फ्रैंकलिन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये जॉन एडम है, ये थॉमस जेफरसन है। 2 और जो रह गए उनका नाम सुन लो, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। कौन? अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे एक, और दूसरे थे और एक और कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन भी थे। ठीक हुई बात? जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम, थॉमस जेफरसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये 5 लोग थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक हुई बात? ये 5 लोग थे जिन्होंने क्या लिखा? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। सिर्फ एक ने, किसने? थॉमस जेफरसन लिखने वाले थे, थॉमस जेफरसन, पर ये 5 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। कौन कौन? अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज वॉशिंगटन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स। तो बेटा लर्न कर लेना इन 5 का नाम। चलो, सितंबर 3, 1783 में जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि चलो भैया अब हम तुम्हें देते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक हुई बात? और क्या साइन हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन है वो बोलता है कि चलो हम अब आपको रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की तरह।
इसी सेम टाइम में जो ब्रिटेन था उसने एक सेपरेट पीस ट्रीटी भी साइन की फ्रांस और स्पेन के साथ, विच हैड एंटर्ड द कॉन्फ्लिक्ट इन 1779। स्पेन कब आया 1779 में, और 1778 में कौन आ गया था, फ्रांस। तो इन दोनों के साथ भी सेपरेट पीस ट्रीटी साइन हुई। देखो यहाँ पर फ्रांस आ गया था ना हमारा साथ देने 1778 में। 1779 में कौन भी आ गया, ये स्पेन भी आ गया। तो एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। दूसरी फ्रांस के साथ हुई, तीसरी स्पेन के साथ हुई, सेपरेट ट्रीटी साइन हो गई। ब्रिंगिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर टू अ क्लोज आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर, 8 साल के बाद अमेरिका को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इन 1783। जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इन 1783। एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस और है बच्चा, जो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाई जाती मुझे नहीं पता है। मतलब मैंने 8 की इतनी सारी बुक देख लिया, कहीं पर भी जर्मनी का जिक्र नहीं है। तो वो ट्रीटी और पढ़ानी चाहिए तुम्हें, नाजज में और पढ़ाना चाहिए, पर नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। चलो, तो एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वो थी जो जर्मनी के साथ साइन हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करती है। जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हो रही थी ना बच्चा, तो इसमें इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, स्पेन भी था और नेदरलैंड्स भी था। नेदरलैंड क्यों आया था वो आपको पता करना है। इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिकॉग्नाइज करके अब ट्रीटी साइन कर रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड भी इन्वॉल्व था। चलो, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसने पूरी दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे सबकी आंखें खोल के रख दी कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज तो सब लोग ये सोचने लगे थे कि यार ये जो ब्रिटिश एम्पायर है ये इनविंसिबल है, इससे कोई नहीं जीत सकता। पर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया तो सब में ताकत आई कि भाई ये इनविंसिबल नहीं है, इसको भी जीता जा सकता है। तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका इम्पॉर्टेंट प्लेस है वर्ल्ड हिस्ट्री में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन से देयर एमर्ज नॉट ओनली अ न्यू नेशन, एक नया नेशन नहीं बना, एक नया वर्ल्ड नहीं बना, पर एक नए एरा की बिगिनिंग हुई फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। और एक जुल्मा टूट गया। वो क्या जुल्मा था कि ब्रिटेन इनविंसिबल है, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब हम देखेंगे बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एमर्ज्ड एज न्यू स्टेट नेमली यूएसए। अमेरिका को नया नाम दे दिया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या बना ये, सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब अब यूएसए के इंटरनल डिसीजन भी यूएसए लेगा, एक्सटर्नल भी यूएसए लेगा। अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कुछ उसमें वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बोलबाला नहीं होगा। ये लोग खुद अपने डिसीजन लेंगे। इसी को बोलते हैं सोवरेन। जब आपकी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज आप खुद बनाओ बिना किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के, इट मीन्स सोवरेन कंट्री हो। इनका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था विच वॉज द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था किसके पास, यूएसए के पास। ये एक सोवरेन कंट्री थी जिसके पास अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था और वर्ल्ड में पहली कंट्री थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। और बेटा जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली ना अमेरिका को, तो जो अमेरिकन इंडस्ट्री थी उनको एक बिग बूस्ट मिला, क्योंकि अब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। जो इम्पोज करता था इंग्लैंड, जो रिस्ट्रिक्शन उनके लिए लगाता था जिसकी वजह से वो अपना ट्रेड फुल फ्लेजेड वे में नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। तो इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। तभी तो ग्रेजुअली विद इन 100 ईयर 200 ईयर ये क्या बनने लग जाएगा बच्चा, इतनी बड़ी पावर के नाम से जाना जाएगा कि आज तक इसके कंपटीशन में कुछ नहीं। अभी ज़रूर कुछ यूएसए में इशूज चल रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, पर सुपर पावर है। भले मून की बात करो, भले ही मार्स की बात करो, है ना, भले ही न्यूक्लियर वेपन्स की बात करो, भले ही सुपर कंप्यूटर की बात करो, भले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करो, तो सबसे आगे है। तो लास्ट 400 ईयर्स में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। इंग्लैंड, द अमेरिकन रेवोल्यूशन हैज़ बैड इफेक्ट, बहुत ही बैड इफेक्ट हुए। देखो ट्रेड हाथ से गया, कॉमर्स गया। एज इंग्लैंड लॉस्ट अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव मार्केट था फिनिश प्रोडक्ट को डंप करने के लिए।
अमेरिका अब वो उनके हाथों से चला गया। एक बहुत बड़ा सप्लायर जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करता था वो भी इनके हाथों से चला गया। तो मतलब इंग्लैंड की तो दाल हो गई पतली। By losing American colonies, उनका lucrative मार्केट भी चला गया। It increases her national debt and led to financial crisis। अब इनका नेशनल डेट बढ़ रहा है। किसका नेशनल डेट बढ़ रहा है? इंग्लैंड का। अच्छा एक बात और सुनना, साथ ही साथ किसी और का नेशनल डेट भी बढ़ रहा है, ठीक है, किसी और का नेशनल डेट भी बढ़ रहा है और वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में जब राज करने आएंगे लुई 16 तो उन्हें 2 बिलियन लेवर का कर्जा मिलेगा। और वो जो डेट है, जो कर्ज है, वो भी किसकी वजह से हुआ था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं उसकी रूट में था। तो वैसे ही इनके ऊपर भी नेशनल डेट बढ़ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। इट सॉफ्ट अ ग्रेट ब्लो टू द पावर। और अब इंग्लैंड की पावर धीरे धीरे करके कम होने लगी और जो प्रेस्टीज थी इंग्लैंड की वो भी कम होने लग गई। मैंने क्या बोला, इनविंसिबल था ना, अब तो ऐसा लगने लगा कि भैया इसको भी हराया जा सकता है। तो इसकी जो पावर थी, प्रेस्टीज थी, उसको एक ग्रेट ब्लो मिला, हवा के साथ उड़ गई। और बेटा किंग जॉर्ज 3 का जो पर्सनल रूल था प्रैक्टिकली वो भी इंग्लैंड में ख़त्म हो गया। वैसे भी हारे हुए राजा को कौन ही पूछता है। चलो अब फ्रांस के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसने एनकरेज किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? 1789 में होता है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन से उन लोगों ने प्रेरणा ली। किसने? फ्रांस के लोगों ने। द फ्रेंच थॉट दैट इफ दे कुड हेल्प द अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रेंच को ये बात समझ में आ गई कि जब हमने इंग्लैंड से अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं तो क्या वो खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं? ये जो लुई 16 है, लुई 14 सॉरी, 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना उसमें लुई 16 थे। कौन थे? लुई 16, नॉट लुई 14। ये मैंने एक बुक में और देखा है कहीं इसी बात को लेके करेक्शन। ये डेस्पोटिक रूलर भी लुई 16 ही थे। तो अब एक बार अपनी टीचर से कंफर्म करना, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, कुछ और ये कहना चाह रहे हो। पर 1789 अभी आप नेट में भी चेक कर लें। जब नेट में चेक करोगे कि हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1789 इन योर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, तो वहाँ पर लुई 16 ही दिखाएगा। ये 4 लिखा है, 4 नहीं 6 आना चाहिए। चलो तो जब हम इतनी दूर समुंदर पार करके किसी और कॉलोनी को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं तो खुद इंडिपेंडेंस क्यों नहीं ले सकते? ये जो लुई 16 है बहुत ही डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। ये अपने आप को डिवाइन समझता था, भगवान की तरह समझता था, बोलता था मैं तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं लोगों के लिए आंसरेबल नहीं हूँ। बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे ये भी और इनकी वाइफ भी। तो जो डेस्पोटिक रूल था लुई 16 का, कब? 1789 में। उसको भी हम हटा सकते हैं, ऐसा कौन सोच रहे हैं? फ्रांस के लोग सोच रहे हैं। मोर ओवर जो अमेरिकन कॉल था राइट्स का, लिबर्टी, इक्वालिटी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। लिबर्टी मतलब हम फ्री हों, फ्रीडम मिले, शॉर्ट ऑफ फ्रीडम। इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ना टैक्स को लेके, ना टैक्स लेने को लेके, ना टैक्स देने को लेके। परस्यूट हैप्पीनेस, हम सबको राइट है कि हम खुश रहें। सर्व्ड एज द बेकन एंड फाउंडेशन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्रेंच। अब फ्रेंच लोग भी चाह रहे थे भैया हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी इक्वालिटी चाहिए, वी ऑल हैव परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व का भाव, ठीक हुई बात। तो फ्रेंच लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली इन सारी चीज़ों से। एंड दिस बॉट द फ्रेंच रेवोल्यूशन नियरर, और इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन था, उसने एक नया ही वाइगर इन्फ्यूज़ किया, मिलाया। पहली बात तो ये वाइगर नहीं वीगर है। क्या है? वीगर, विगर ऐसे लिखते हैं इसको। तो विगर का मीनिंग होता है बच्चा शक्ति, ठीक है बात, बल, उत्साह, एक नया ही इंस्पिरेशन, नई शक्ति, नया बल, नया उत्साह इन्फ्यूज किया किसने? अमेरिकन रेवोल्यूशन में। इनटू एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी इन द एंटायर वर्ल्ड। देखो हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी किससे? ब्रिटिश रूल से। साउथ अफ्रीका को भी, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पर गांधी जी प्रैक्टिस के लिए गए थे, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थे ब्रिटिश रूल से। तो फिर कनाडा भी था, तो ऑस्ट्रेलिया भी था। तो अब हर जगह जहाँ जहाँ एंटी कॉलोनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उनको एक नया उत्साह, नई ताकत, नई जान मिली किससे? अमेरिकन रेवोल्यूशन से।
जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसने एक अनफेवरेबल इफेक्ट किया इंडिया के ऊपर। जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्रश की द पावर ऑफ फ्रांस इन इंडिया। फ्रांस की जो रही सही पावर थी कहाँ पर, इंडिया में, उसको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह क्रश कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि फ्रांस खुद के लिए कुछ करे ना करे पर मेरी कॉलोनीज कम करने के लिए ये जितने भी एंटी कॉलोनिस्ट लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। समझ में आ गई बात। एक बात और है, ध्यान से सुनना। जो हमारे टीपू सुल्तान थे ना, टीपू सुल्तान को आप सब लोग जानते होंगे, हैदर अली टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर। उनको हेल्प किया था किसने? इन्होंने, फ्रांस ने। उनकी जो टीपू सुल्तान की मैसूर की जो पूरी आर्मी थी ना, उसको पूरा मॉडर्नाइज कर दिया था फ्रांस ने। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने आ गया था कि अगर हमने फ्रांस को यहाँ ख़त्म नहीं किया तो भैया ये इंडिया को भी हेल्प करेगा और फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड पेव द वे फॉर एक्सपांशन ऑफ इम्पेरियलिज्म। और एक फिर अकेली ताकत बची जो इम्पेरियलिस्ट के रूप में बची इंडिया में, वो थी इंग्लिश। फ्रांस ख़त्म हो गया। सिर्फ पौंडुचेरी जो है, ये याना, कराईकल, माहे, ये 4 जगह रह गया फ्रांस से मिट के, बाकी सब खत्म हो गया। बट द नेशनलिस्ट इन इंडिया और ardently inspired by American Revolution। ardently का मतलब होता है very enthusiastically, very passionately, with great zeal। इन लोगों ने, नेशनलिस्ट जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ही एंथुजियास्टिक फील किया, जील फील किया, किससे इंस्पायर हो किया? अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए वो लोग। जो डिक्लेरेशन था प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड रेवोल्यूशनरी आइडिया। और ये जो डिक्लेरेशन था इसने एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को ग्राउंड दिया पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में। कब की? 19th सेंचुरी की। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.